नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वक्फ संशोधन कानून 8 तारीख से पूरे देश में लागू हो गया है। हालांकि कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती भी दी है, यानी इसे लेकर राजनीति आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इस बीच इसे लेकर कई सवाल भी उठे हैं कि क्या बीजेपी अपने बूते इसको पारित करवा पाती? अगर सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिला होता तो क्या सरकार को इस बिल को पारित करने में दिक्कत नहीं आती? और ख़ास तौर से अगर जनता दल यू की बात करें तो उसने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन क्यों किया? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं संजय झा जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी NDTV इंडिया पर। यही सवाल आपसे कि JDU जो कि माना जाता है कि सेकुलर क्रेडेंशियल्स वाली पार्टी है, जिसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो इन मुद्दों पर समझौता नहीं करती है और कई बार सरकार को आगाह भी कर चुकी है, उसने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन क्यों किया? देखिए, JDU या हम लोगों के नेता नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, खास करके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का या मुसलमानों के लिए काम करने का। वो लगभग 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो हम लोग हमेशा लोगों को बोलते हैं कि शायद देश में कोई जगह ऐसा नहीं होगा। बिहार में 19 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। बिहार जैसे प्रदेश में सबसे बड़ा दंगा भागलपुर दंगा हुआ 1989 में, कांग्रेस के टाइम में दंगा हुआ। 15 साल RJD कांग्रेस की सरकार रही, दंगा पीड़ितों को उनको न्याय नहीं मिला। नीतीश कुमार भाजपा के साथ अलायंस में सरकार बनाने के बाद 2006 में आज जो विक्टिम थे उस समय के दंगा के, भागलपुर दंगा के, हुआ 89 में जी, और न्याय मिला 2006 में। नीतीश कुमार का लोग इंतजार कर रहे थे, उनको अब पेंशन मिल रहा है, या जो गड़बड़ किए थे उनको सजा मिली। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका काम करने का। जहाँ तक वक्फ संशोधन बिल की बात है, जब ये बात आई जरूर हम लोगों से भी चर्चा हुई और हम लोगों का भी ये मानना था एज ए पार्टी कि ये JPC में जाना चाहिए, इसको वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए जी। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, वाइडर कंसल्टेशन हुआ इस पर। बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं नीतीश कुमार जी से भी आके मिले, उस मीटिंग में मैं भी था और वहाँ पर ये बात हुई कि उन लोग कहते थे कि आप लोग इसका वापस हो, इसकी बात करिए। और हम लोगों का कहना था कि आपको जिस प्रोविज़न में आपको लगता है, क्योंकि ये पहली बार तो अमेंडमेंट हो नहीं रहा, इससे पहले भी अमेंडमेंट 2013 में हुआ, इससे पहले भी हुआ अमेंडमेंट। इसमें आपको जिस प्रोविज़न को लेके लग रहा है कि ये आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है या गड़बड़ है, तो वो आप बताइए। हम लोग, हमारे JPC मेंबर हैं वो भी, और एज ए पार्टी हम लोग सरकार में भी बात को रखेंगे। और तो हमारे सरकार के तरफ से, पार्टी के तरफ से भी जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उसमें से कुछ बातों हम लोगों ने रखी और उस बात को एक्सेप्ट भी किया गया। जिसमें रिट्रोस्पेक्टिव जो है, जब बिल आने के पहले अगर कोई धार्मिक स्थान है, कोई मस्जिद है, कोई ईदगाह है, कोई कब्रिस्तान है, तो उसको टच नहीं करेंगे। तो ये लार्जली इस बात सबको उसमें एक्सेप्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने हजारों करोड़, लाखों करोड़ का डिफेंस और एक और जो रेलवे के बाद जो कि सरकारी संपत्ति है, सबसे बड़ा एसेट वक्फ के पास है। मैं तो अपने स्टेट में देखता हूँ कि मैंने तो नहीं देखा कि इतने बड़े प्रॉपर्टी का कोई उन्होंने अस्पताल बनाया हो, कोई चैरिटी का काम किया हो, गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए कोई स्कूल खोला हो, उनका कोई फ़ायदा हुआ हो। आपको पता है कि देश में अकेला स्टेट बिहार है जहाँ जातीय गणना हुई साइंटिफिक तरीके से, और हम लोगों ने रिलीज किया है, ये तो लेटेस्ट है। उस जातीय गणना में मुस्लिम पॉपुलेशन का 73% पसमानदा मुस्लिम है, 73% पसमानदा मुस्लिम है। तो जब मैं पसमानदा कहता हूँ तो उसमें राइन, अंसारी, मंसूरी, ये जितने जो गरीब मुसलमान हैं वो आते हैं। तो अगर उनको रिप्रेजेंटेशन आज भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने वक्फ में दिया कि पसमानदा समाज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उस समुदाय की महिलाएं होंगी, तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर ये पैसा अगर उनके इंटरेस्ट में लगता है, जिसमें क्या गलत है? या अगर ये तो कुछ लोगों के हाथ में नहीं ये वो हो गया था, अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसा जा करके खर्चा होता है, इसमें क्या गलत है? और अब भी अगर आप लोगों को लगता है इस कम्युनिटी में कोई और बात है तो आप बताइए,
वहाँ पर नीतीश कुमार हमेशा से ही शांति और पीस के लिए जाने गए हैं, और कोई कम्युनिटी को हार्म करके कुछ करना हो वो उनके पूरे पॉलिटिकल लाइफ का या हमारे पार्टी का ये नहीं रहा। इतना मैं जरूर पार्टी की तरफ से एश्योर करता हूँ। संजय जी, जो बात आपने कही कि मुसलमानों को, खासतौर से पसमानदा को न्याय दिलाने के लिए पहल की गई, पीएम मोदी ने भी मिलती जुलती बात कही है। उन्होंने तुष्टीकरण की बात भी कही कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का उपयोग अपना वोट बढ़ाने के लिए, सरकार में आने के लिए किया, लेकिन पसमानदा समाज को, महिलाओं को, मुस्लिम समाज की जो उनको न्याय नहीं मिला। क्या यही एक मुद्दा है जो आप लगता है कि ये आरजेडी के उठाए हुए सवालों का जवाब दे पाएंगे, इनकी कार्ड बन करके उभरेगा? नहीं, मैं इंटायर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। कुछ चंद लोगों को छोड़ करके इस वक्फ के प्रॉपर्टी का किस मुस्लिम को फ़ायदा मिला? चाहे पसमानदा हो, चाहे जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग, ये साफ सुथरा ढंग से, पारदर्शी ढंग से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज़मीन का रिकॉर्ड आज बिहार में पूरा लैंड डिजिटाइज हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है सारा। वो तो डीएम ही देखता है ना, वो तो प्रशासन में जिसके पास रिकॉर्ड है वही नहीं, दूसरा कैसे चेक करेगा इस चीज़ को कि ज़मीन किसकी है? तो अगर वो उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को, अगर उसमें गड़बड़ी हो रही है और जो लोग चला रहे हैं वो ढंग से नहीं चला रहा है, ये बात आ रही है, और उसमें सुधार करने की कोशिश, फ़ायदा, क्योंकि ईदान का पर्पस क्या है कि दीनहीन लोगों को मदद करना जी, उनके लिए, गरीब हैं तो गरीब तो पसमानदा ही है ना भाई सबसे ज़्यादा। तो उनके लिए अगर इस पैसे का, इस प्रॉपर्टी से उनके लिए काम होगा, महिलाओं के लिए वो होगा, तो इसमें गलत किया? कोई अनाथालय खुलेगा, कोई अस्पताल खुलेगा, कोई और चैरिटी का काम होगा। पटना में एक महावीर मंदिर है, बहुत बड़ा जी, हनुमान जी का मंदिर है, उसका जो पैसा आता है, पटना में महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट से लेकर के एक से एक उन्होंने गरीबों के लिए, या उस इंस्टीट्यूशन या स्कूल से लेकर के अस्पताल तक का बड़ा काम किया है। ना पॉसिबिलिटी कि आपके पास पैसा है तो आप बड़ा गरीब मुसलमानों के लिए ही काम कर सकते हैं, और कितना पैसा है वो आपके सामने में, कितना रिसोर्स है इनके पास। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट यही नहीं कहा था कि 2006 का रिपोर्ट है कि जितना एसेट है वक्फ बोर्ड के पास, तो 12,000 करोड़ रुपया आमदनी होता, आ रहा था 163 करोड़। तो 12,000 करोड़ तो उन्हीं गरीब, 2006 का, आज उसका वैल्यू कितना होगा वो देख लीजिए। लेकिन संजय जी, आपकी पार्टी में सब लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। जब ये पास हुआ विधेयक संसद के दोनों सदनों में, तो उसके बाद बिहार से कई खबरें आई कि जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। आपके एक एमएलसी हैं जो इससे पहले लालू जी से मिलने भी गए थे। देखिए भाई, वो तो व्यक्तिगत आना जाना, ये पॉलिटिकल, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो भी आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे लिए ये बड़ा न्यूज़ है कि नेशनल मीडिया या स्टेट का मीडिया जो खबर ब्लॉक लेवल का नहीं है, हम ही लोगों को नहीं पता, कोई अगर एमएलए, एमएलसी, कोई पूर्व सांसद, कोई पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई ऐसा आपको लगता फेस, वो कहीं कुछ बात छोड़ रहे हो, कोई बात है तो खबर है आपके लिए, लेकिन कौन ब्लॉक में कौन कहाँ चला गया, वो है भी कि नहीं, वो भी तो वेरीफाई नहीं करते हैं आप, वो सच में है कि नहीं है, कि ऐसे ही कागज़ बना करके खबर में रहने के लिए कर रहा है, इसलिए ऐसा वो छोड़ के नहीं गया। लेकिन पर आपको ये आशंका नहीं है कि बीजेपी इस वक्फ के माध्यम से ध्रुवीकरण करना चाह रही है बिहार जैसे राज्य में, और उसमें जेडीयू एक मोहरा बन रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, और बिहार की सोसाइटी, बिहार की पॉलिटी बिल्कुल अलग मिजाज का है, और ये जो आया है बेसिकली उसमें सुधार के लिए। बिहार में आप गौर करके भी देखिएगा, इसमें कहा ना 19 साल में कोई वहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगा बिहार में। हमको जो जितना दिन से मैं राजनीति देख रहा हूँ, इस टाइप का कोई ध्रुवीकरण की बात या इसकी बात, अब बिहार में नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने लार्जली डेवलपमेंट को ही एजेंडा बनाया है, और जो भी चुनाव हम लोग लड़ने गए हैं, हम लोग भावना भड़का के चुनाव लड़ने नहीं गए, चाहे जात का भावना हो, चाहे धर्म का भावना हो, जो लोग करते रहे, हम लोग अपने काम के बलबूते गए, आगे बिहार भी उसी लाइन पे चलेगा। थोड़ी सी एक अलग विषय पे बात कर लेते हैं संजय जी। नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे और उनके समर्थन से मुख्यमंत्री थे, और जब वो पाला बदल के उधर गए थे आरजेडी के साथ, तब ये माना गया था कि मोमेंटम बन चुका था, लेकिन उनका वापस आना, एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आना, एक तरह से ये संदेश गया कि यहाँ पर परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ये माना जाता है कि आप उन लोगों में से जो एक आर्किटेक्ट हैं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के लिए,
क्या आपको लगता है कि जो अपेक्षाएं थी जेडीयू की बीजेपी के साथ आने की, केंद्र में समर्थन देने की, वो पूरी हुई हैं? क्योंकि जब बजट आया है, 2 बार बजट आया, तो बार बार तंज यही कसा गया विपक्ष की ओर से कि ये तो बिहार का बजट है। और जैसे हम बात करें मखाने की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, ये सारे मुद्दे जो हैं, या एम्स की बात करें, ये मांगे क्या पूरी सारी हो रही हैं आपकी? अब मुझे लगता है कि देखिए, दो पार्ट है इसमें। एक तो बीजेपी और जेडीयू एक नेचुरल अलाय है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने एक साथ 96 से काम किया, नीतीश कुमार जी हमेशा अटल जी का नाम लेते हैं कि मैं अटल जी के सरकार में था, बहुत वो मुझे चाहते थे, अपॉर्चुनिटी दी उस समय, और जो मैं कहता था वो बात होती थी उस कैबिनेट में। ये हमेशा वो प्राउडली कहते हैं इस चीज़ को। और जो सरकार भी बनी, वो बोलते हैं कि अटल जी का बड़ा रोल था मेरे, जब मैं मुख्यमंत्री बना यहाँ पर। तो एक लेगेसी है, मैं इस चर्चा कर रहा हूँ। जो मैं चेंजेज की बात कर रहा हूँ बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन साथ में बीजेपी जेडीयू दोनों मिल के सरकार चलाते थे। ये जो घटनाक्रम हुआ, जो भी उसमें हुआ, इतना ज़रूर है कि जब हम लोग साथ आए और सरकार बनी 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अब हमें देखा प्रधानमंत्री से जो भी मेरी मुलाकात हुई है या जो भी मैं सुनता हूँ उनको, इनका एक चीज़ बहुत क्लैरिटी है, और कि देश अगर डेवलप करेगा तो बिना पूर्वी राज्यों के डेवलपमेंट का नहीं होगा। इसमें हमेशा नरेंद्र मोदी जी का हमेशा पूर्वोदय की बात की है, और सिर्फ वो भाषण में नहीं, वो कन्विक्शन से ही बात बोलते रहे। अब वो रिफ्लेक्ट करता है बजट में, उनके काम में, उनके तरीके में। ये बिहार में हम लोगों का हमेशा रहा आज पार्टी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और वो वजह ये था कि बिहार अपने बलबूते अपना क्रेडेंशियल प्रूव किया था। तो बहुत बुरा हाल, लेकिन पिछले 18-19 साल में जो बजट 23,000-24,000 करोड़ था, वो पहुंच गया 3,17,000 करोड़ बिहार का बजट। लेकिन वो भी इनफ नहीं है कि बिहार में जितनी ज़रूरत है, जितना काम होना है। और आपको बता दूं कि बड़ा इम्पोर्टेंट, जितनी क्षमता है। और बिहार का एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है, जो बिहार का फॉल्ट नहीं है, वो है नॉर्थ बिहार में फ्लड आना। वो फ्लड नेपाल से आता है हर एक साल। तो सारा अच्छा किया हुआ काम को भी वो, तो ये बहुत सारा उसका अपना एक शॉर्ट कमिंग था। तो इस बार के बजट में जो पहला बजट आया है, जो वित्त मंत्री पेश की, उसमें मेजर उन्होंने एक 11,500 करोड़ रुपया बिहार के फ्लड के लिए दिया, एक एड्रेस करने के लिए। या बिहार में 3 बड़ा एक्सप्रेसवे आ रहा है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे। वो मुझे लगता है पूरा बिहार के डेवलपमेंट के पैटर्न को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। उसी तरह रेलवे हो और एविएशन मैप पर, चाहे दरभंगा में एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्णिया में एयरपोर्ट हो, चाहे पटना में अभी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, बिहटा में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा बिहार में कनेक्टिविटी के मामले में चीज़ें अगले साल बहुत अच्छा है अभी भी, और बदल जाएंगे। एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में हमेशा एक रहा है पलायन को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, और लोग बोलते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया, इंडस्ट्री क्यों नहीं आया। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट आने के लिए अखिलेश जी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, वो बेसिक फैसिलिटी देना पड़ेगा। हम लोग की सरकार आई, उससे पहले लोग बोलते थे कि बिहार में एक ही उद्योग है, अपहरण का उद्योग, और पार्टली सही भी था, क्योंकि उस समय का जितना कहानी देखिए, बिहार में ब्रेन ड्रेन, इंडस्ट्रियलिस्ट का ड्रेन, डॉक्टर का ड्रेन, सब लोग बिहार छोड़ के भाग गए। सारे बिहार जो बेस्ट गवर्न स्टेट था, इस कांग्रेस और आरजेडी के समय में सारे उद्योगपति भाग गए बिहार छोड़कर। बिहार में लोग अच्छा कपड़ा उस समय नहीं पहनता था डर के, अच्छा गाड़ी नहीं खरीदता था, किडनैप कर लेगा। अब थोड़ा फ्लैशबैक में देखना चाहिए, लोग पैसा रहते हुए अच्छा घर नहीं बनाते थे कि देखेगा तो कल पता नहीं आकर के ये कर लेगा। वहाँ से स्टार्ट करके बिहार को लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट में हो, पावर सिचुएशन के फ्रंट में हो, अब चीज़ें बिहार में बिल्कुल बदल गई है। और मैं 1 मिनट में एक चीज़ बता दूं, बिहार में अब इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में शुरू हो गया है। 4 कोक का बॉटलिंग प्लांट वहाँ लगने वाला है, 1 लगा हुआ है, 3 लगने वाला है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरपुर में जो स्कूल बैग है, अब 7 लाख स्कूल बैग बनता है। देश में सबसे ज़्यादा स्कूल बैग मुजफ्फरपुर में बन रहा है। टेक्सटाइल का हब बनने जा रहा है। मखाना का आप चर्चा कर रहे थे,
तो बहुत सारा चीज़ अगले 3-4 साल में बिहार में आपको दिखाई पड़ेगा इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री में, जो बिहार लैग कर रहा था। और ये इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, एक सपोर्ट है सेंटर से, तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा बिहार को मिलेगा। आप जानते हैं कि आरजेडी की ओर से सवाल उठाया जाता है नीतीश जी के हेल्थ के बारे में। कुछ वीडियो शेयर किए जाते हैं कि देखिए राष्ट्रगान हो रहा है, लेकिन वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे। या देखिए ऐसा विधानसभा है, में हुआ। ऐसा है कि कोई मुद्दा उनके पास नहीं है डेवलपमेंट पे, काम पे, इस सब पर वो बात नहीं कर सकते। बोलने के लिए जो भाषा दे दें, अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इतना वो है, तो इसलिए उस पर कोई जवाब नहीं है। तो फ्रिवलस बात उठा करके नीतीश जी का अभी इस दिसंबर में पूरा प्रगति यात्रा पूरा बिहार में हुआ है। हर एक जिला में गए, हर एक जिले में गए, हर एक जिले में गए हैं। दिन की यात्रा थी वो मुझे लगता है 1 महीना से ज़्यादा का यात्रा था। हर एक जिला में गए, 38 जिला है हमारा, हर एक जिला में गए, रिव्यू किए, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई जो इस जिला का मेजर जो काम छूटा हुआ है, ऐसा 10, 12, 15 काम, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि से या प्रशासन जो भी था, वो सारा काम वहाँ अनाउंस किया। स्पॉट देखा जा करके क्या प्रॉब्लम है, कैबिनेट कराया और टेंडर होकर के काम शुरू हो रहा है पूरे। तो मुख्यमंत्री के जाने से अखिलेश जी, पटना से लोग निकलता था क्या? जब आप जिला में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उस प्रेशर पे बहुत सारा काम ज़मीन पे हो जाता है। तो पूरा बिहार घूमे हैं, डेली वो पटना से बाहर निकल रहे हैं, डेली जा रहे हैं। आप आज, हाँ ये ज़रूर है कि वो लोग नए दौर के में जो एक होता है जो मोबाइल और दुनिया का, तो अब कहीं से कहीं कोई क्लिप निकालिए, कहीं से कहीं कोई कट कर दीजिए, कहीं से वो एआई का दुनिया आ रहा है भाई, उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका कुछ नहीं कर सकते। एक बात जो पीएम मोदी जी ने कही थी समाजवाद के ऊपर, कि सच्चे समाजवादियों का नाम दिया था, तो राम मनोहर लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम दिया था, और कहा था कि मौजूदा समय में अगर देखें तो नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी, क्योंकि परिवारवाद में विश्वास नहीं करते। लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जेडीयू के भीतर से आवाज़ें उठने लगी हैं कि जो उनके बेटे हैं निशान, उनको कमान सौंप दी जाए, वो आ जाए। ये चर्चा कहाँ तक सही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ये वक्तव्य था कि सच्चे समाजवादियों में उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी, जॉर्ज साहब और नीतीश जी को पैरेलल रखा। ये तीनों सच्चे समाजवादी हैं, खास करके उनके ईमानदारी, स्वच्छ राजनीति और एक डेवलपमेंटल राजनीति का जो काम नीतीश कुमार ने किया वो एक था। और इतने दिन से वो भी राजनीति में है, 19 साल से यहाँ है, 5 साल केंद्र में रहे। हमको नहीं लगता है उनका परिवार का किसी का नाम भी कोई अब कभी कभी सुनते होंगे। इस 25-30 साल के एक पोजीशन में रहे। पॉलिटिकल लाइफ तो लंबा है, कभी आपने सुना होगा या कभी किसी को इन्वॉल्व होते देखा होगा, और ये पार्टी उनकी बनाई हुई, और आज हमारे वो नेता है, इसलिए आज कोई चर्चा इस तरह की है ही। पर क्या ये उठता है सवाल कि उनके बाद कौन? नहीं, स्वाभाविक है, पार्टी में कुछ लोग स्वाभाविक लगता होगा उनको, ये बात रखते हैं, लेकिन एज ऑन डेट ऐसी कोई बात नहीं है। आज के डेट में नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता, और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।